civics, page number 151. The salient features of the Indian Constitution. भारतीय संविधान की प्रमुख विशेषताएं। भारतीय संविधान की प्रमुख विशेषताएं। You read about the words socialist, secular and unity and integrity of the nation were added to the preamble in 1976 by the 42nd Amendment Act of 1976. संशोधन संविधान में 42वें संशोधन के द्वारा 1976 यानी कि 1976 में थ्री वर्ड्स यानी कि 3 शब्दों को जोड़ा गया। सेक्युलर धर्मनिरपेक्ष, सोशलिस्ट समाजवाद एंड यूनिटी एंड इंटेग्रिटी ऑफ द नेशन, राष्ट्र की एकता और अखंडता। नहीं, वो एक है, यूनिटी एंड इंटेग्रिटी ऑफ द नेशन, ये एक है, एक सेक्युलर एंड सोशलिस्ट, 3 वर्ड्स 1976 में 42वें संविधान संशोधन के द्वारा संविधान में जोड़ा गया, लिखा गया उसको। तो हम लोग पढ़ रहे थे द सैलिएंट फीचर्स ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, भारतीय संविधान की प्रमुख विशेषताएं। द लॉन्ग authoritarian rule had convinced our constitution makers that free India had to be a democracy in which everyone should be allowed to participate in decision making processes। कह रहे हैं कि हमारे देश के जो संविधान बनाने वाले लोग थे, उन लोगों ने अंग्रेजों के शासन को देखा था, अंग्रेजों के शासन को देखा था, तो उस शासन व्यवस्था को और हमारे देश की गुलामी को देखते हुए जब संविधान बनाया तो उन लोगों ने ये डिसाइड किया कि हमारे देश में लोकतंत्र होना चाहिए। क्या होना चाहिए? लोकतंत्र, जिसमें देश का प्रत्येक नागरिक जो है निर्णय लेने के मामले में अपना योगदान कर पाए। यानी कि प्रत्येक नागरिक का देश में अगर कोई निर्णय लिया जा रहा है तो उसमें उसका योगदान हो। मीन्स ये कि डेमोक्रेसी यानी कि लोकतंत्र होगा, तो डेमोक्रेसी मीन्स होता ही है रूल ऑफ द पीपुल, बाय द पीपुल, फॉर द पीपुल, यानी कि ऐसी शासन व्यवस्था जो लोगों के द्वारा हो, लोगों के लिए हो और लोगों का हो। और वैसे भी डेमोक्रेसी मीन्स होता है लोकतंत्र। लोक मतलब जनता, तंत्र मतलब शासन, यानी कि जो जनता का शासन है वही लोकतंत्र है ना? बोलिए। तो संविधान निर्माताओं ने भी ये सोचा कि इस प्रकार का हमारे देश का शासन व्यवस्था होना चाहिए जिसमें प्रत्येक व्यक्ति डिसीजन मेकिंग प्रोसेस में, यानी कि निर्णय लेने का जो प्रक्रिया चले, उसमें प्रत्येक व्यक्ति का जो है कुछ न कुछ सहयोग रहे, कुछ न कुछ योगदान रहे और प्रत्येक व्यक्ति उसमें पार्टिसिपेट करे, हिस्सेदारी निभाए अपना। जैसे हमारे देश में कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग कानून बनाने का अधिकार, यानी कि देश के लिए लॉ को क्रिएट करने का अधिकार जो है पार्लियामेंट को है। किसको है? पार्लियामेंट कहाँ है? दिल्ली में। पार्लियामेंट कहाँ है? दिल्ली में। तो दिल्ली में जो पार्लियामेंट है यानी कि संसद भवन है, वहाँ बैठे जो लोग हैं वही लोग हमारे देश के लिए कानून बनाते हैं, यानी कि संविधान बनाते हैं। तो वे लोग देश की जनता के द्वारा चुन कर जाते हैं। क्या? यस बेटा, वही तो, वही बता रहे हैं। वे लोग जनता के द्वारा चुन कर जाते हैं, यानी कि मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, पार्लियामेंट के सदस्य, सांसद, लोकसभा के सदस्य, राज्यसभा के सदस्य। बात समझ में आ रही है? तो उनको पब्लिक ने चुन कर भेजा कि जाइए आप वहां लॉ क्रिएट करिएगा, कानून बनाइएगा। तो पब्लिक का उसमें पार्टिसिपेशन हुआ कि नहीं हुआ? बोलिए, हुआ ना? बोलिए। जैसे जनता ने
सांसद आपके पंकज चौधरी जी हैं, उनको वोट दिया, वे चुनाव जीते और लोकसभा में पहुंचे, पार्लियामेंट में, संसद में। बात समझ रहे हैं? तो वहाँ कोई भी डिसीजन लिया जाएगा या कोई भी कानून बनेगा तो उनका पार्टिसिपेशन होगा। उनका पार्टिसिपेशन होगा मीन्स कि महाराजगंज के लोगों का पार्टिसिपेशन हुआ, क्योंकि महाराजगंज के लोगों ने उनको चुनकर भेजा है। यस यस बेटा। वो क्यों प्राइम मिनिस्टर के साथ रहते हैं हमेशा? नहीं, हमेशा नहीं रहते हैं। स्पीच जब देते हैं प्राइम मिनिस्टर उनके पीछे वो बैठे हैं। पंकज चौधरी जी जो हैं वित्त राज्य मंत्री भी हैं, हाँ, फाइनेंस मिनिस्टर, लेकिन स्टेट लेवल के। आ रही बात समझ में? जैसे देखिए सेंट्रल लेवल में एक बड़े डिपार्टमेंट में 2 मिनिस्टर आते हैं। जैसे हमारे देश की जो फाइनेंस मिनिस्टर हैं वो है मिसेस निर्मला सीतारमण जी। आ रही बात समझ में? तो राज्य स्तर के जो फाइनेंस मिनिस्टर हैं वो मिस्टर पंकज चौधरी जी हैं। बात समझ में आ रही है? तो जैसे जिनका जैसा कद होता है वो उसके अकॉर्डिंग वहाँ स्टैंड करते हैं। और संसद में, लोकसभा में सभी सांसदों का, जितने भी चुनाव जीत कर आए हैं, सबका एक सीट फिक्स होता है, उस सीट के अकॉर्डिंग लोग बैठते हैं। आ रही बात समझ में? यस बेटा। एवरी डे नहीं, जब कोई कानून बनाने की जरूरत होगी तब कानून बनेगा। हाँ बिल्कुल। यस बेटा। जब तक जरूरत नहीं पड़ता है तब तक देश को कैसे आगे बढ़ाया जाए इस पर डिबेट होता है, चर्चा होती है। हाँ नहीं, टाइमिंग फिक्स है। सेशन, बैठक का सत्र मतलब कि निर्धारित किया गया कि कब कब बैठक होगा। नहीं, डेट तब निर्धारित होगा, जैसे मान लीजिए एक होता है विंटर सेशन, ठंडक के मौसम का। आ रही बात समझ में? एक होता है समर सेशन। तो जैसे सबका अपना टाइमिंग फिक्स है कि उस टाइम में जो है बैठक होना है, यानी कि चर्चा होनी है, बात होनी है। तो हाँ, वो तो मिलता रहेगा एक बार जीतने के बाद भी। हाँ हाँ, जो पेंशन बनता होगा वो एक बार जीतने के बाद लगातार वो बनता ही रहता है। कुछ मिलता है शायद, अब कंफर्म नहीं है प्रधान को लेकर। जैसे प्रधान भी एक समझिए कि पॉलिटिकल बॉडी है ना, मान लीजिए गांव का हेड होता है वह व्यक्ति। आ रही बात समझ में? सो गाँव में वोटिंग होता नहीं है। अच्छा, आप शहर में रहते हैं तो जैसे शहर में वोटिंग होता है वैसे गांव में वोटिंग होता है। द सैलिएंट फीचर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया आर एज फॉलोज, यानी कि भारतीय संविधान के जो प्रमुख विशेषताएं हैं उनमें से पहला है फेडरलिज्म। फेडरेशन मीन्स या फेडरलिज्म का सेंस है कि हमारे देश में जो सरकार काम करती है वो 2 लेवल पर काम करती है। यानी कि फेडरेशन का सेंस टू लेवल्स और टायर्स ऑफ गवर्नमेंट। सरकार का 2 लेवल या 2 स्तर। 2 लेवल का मतलब एक सेंट्रल लेवल एंड एक स्टेट लेवल। जैसे सेंट्रल लेवल में हेड है प्राइम मिनिस्टर, तो हमारे प्राइम मिनिस्टर माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी हैं, और स्टेट लेवल में हेड है चीफ मिनिस्टर, तो चीफ मिनिस्टर मिस्टर आदित्यनाथ योगी जी हैं। आ रही बात समझ में? तो फेडरेशन का सेंस है कि 2 लेवल में सरकारें काम करती हैं, एक सेंट्रल लेवल, वही लेवल या टायर। आ रही बात समझ में? 2 स्तर पर, एक केंद्रीय स्तर पर और एक राज्य स्तर पर, 2 स्तर पर सरकार काम करती है। बोथ दीज गवर्नमेंट्स हैव देयर सेपरेट रेंज ऑफ पावर्स। और दोनों सरकारों के पास अपना अलग अलग शक्ति है। द स्टेट्स आर नॉट मियरली एजेंट्स ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट, दे ड्रॉ देयर अथॉरिटी फ्रॉम द कॉन्स्टिट्यूशन इटसेल्फ। अच्छा, राज्य में जो सरकार होती है ऐसा नहीं है कि वह सरकार केवल सेंट्रल गवर्नमेंट के इशारे पर ही काम करेगी, ऐसा नहीं है। सेंट्रल गवर्नमेंट के लिए अलग प्रावधान है, स्टेट गवर्नमेंट के लिए अलग प्रावधान है,
और संविधान में राज्य सरकारों को भी शक्ति दी गई है कि वह अपने अनुसार जो है काम करेंगे। हाँ, वो एक लेवल है, लेकिन फेडरेशन का सेंस ये बताता है कि सेंट्रल लेवल एंड स्टेट लेवल। आ रही बात समझ में? उसको लोकल लेवल गवर्नमेंट या लोकल सेल्फ गवर्नमेंट एक तीसरा नाम दिया जाता है। हाँ, 3 टायर सिस्टम होता है। ये फेडरेशन का सिस्टम है। हमारे यहाँ जो सरकार का सिस्टम है वो 3 टायर ही है, सेंट्रल लेवल, स्टेट लेवल एंड लोकल लेवल गवर्नमेंट या लोकल सेल्फ गवर्नमेंट कहते हैं, जिसमें ये नगर पालिका या ग्राम पंचायत जो के लोग जो होते हैं ये सारी चीज़ें आती हैं। नगर निगम। हाँ, वही नगर निगम, नगर पालिका और ग्राम पंचायत के लेवल पर जो चीज़ें होती हैं। अच्छा सर, नगर निगम से बड़ा क्या होता है? नहीं, नगर निगम ही बड़ा होता है। नगर पालिका छोटा? बड़े, हाँ, नगर पालिका उससे छोटा है और नगर पंचायत उससे भी छोटा है। नगर पंचायत कहाँ है? गाँव में? नहीं, टाउन समझिए उसको। जैसे चौक बाजार नगर पंचायत है, महाराजगंज नगर पालिका है, गोरखपुर नगर निगम है। द पावर्स आर डिवाइडेड बिटवीन द यूनियन एंड द सेंट्रल गवर्नमेंट। There are 3 lists of subjects: the union list, the state list and the concurrent list. If there is a conflict between a union law and a law passed by the state legislature, the union law shall prevail over any state law. देखिए, कह रहे हैं, हमने पढ़ा कि फेडरेशन का सेंस 2 लेवल के सरकार से है कि एक सेंट्रल लेवल और एक स्टेट लेवल। गॉट इट? तो सेंट्रल लेवल के पास अपना अलग अधिकार है और स्टेट लेवल के पास अपना अलग अधिकार है। अब शक्तियों को बांटने के लिए या शक्तियां डिवाइड की गई, बांटी गई हैं 3 सूची में, लिस्ट में: यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट एंड कॉन्करेंट लिस्ट। जैसे देखिए, कानून बनाने का जो अधिकार होता है सेंट्रल गवर्नमेंट का अपना है, स्टेट गवर्नमेंट का अपना है। तो किन विषयों पर कौन कानून बनाएगा उसके लिए 3 लिस्ट बनाया गया है। कितना? 3 लिस्ट। स्टेट गवर्नमेंट अगर अपना लॉ बनाया तो उससे पहले सेंट्रल लॉ से पूछना पड़ेगा ना? नहीं नहीं, वही बता रहे हैं। हाँ, वही आ रहा है, वेट करिए थोड़ा। देखिए, जितना भी कानून बनाया जाना है उसको सभी विषयों को 3 लिस्ट में, या समझिए कि 3 पार्ट में डिवाइड कर दिया गया। एक है सेंट्रल लिस्ट यानी कि केंद्रीय सूची। तो सेंट्रल लिस्ट में जितने भी सब्जेक्ट हैं उन पर कानून बनाने का जो अधिकार है, अथॉरिटी है, वह किसके पास है? सेंट्रल गवर्नमेंट के पास है। किसके पास है? सेंट्रल गवर्नमेंट। उसको यूनियन लिस्ट कहते हैं, सेंट्रल लिस्ट या यूनियन लिस्ट जो भी समझे। तो यूनियन लिस्ट में जितने भी मतलब कि सब्जेक्ट्स को रखा गया है उन सब पर कानून बनाने का अधिकार केवल यूनियन गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट को है। सर, यूनियन को हिंदी में क्या कहते हैं? केंद्रीय सूची। दूसरा है स्टेट लिस्ट, राज्य सूची। तो राज्य सूची में जो सब्जेक्ट हैं उन पर कानून बनाने का अधिकार राज्य सरकार को है। बात समझ रहे हैं? स्टेट लिस्ट में जितने भी सब्जेक्ट्स को रखा गया है उस पर लॉ बनाने का जो अधिकार है वो स्टेट गवर्नमेंट को है। और एक तीसरा है कॉन्करेंट लिस्ट, जिसको समवर्ती सूची कहते हैं। क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? समवर्ती सूची, कॉन्करेंट लिस्ट। उस पर दोनों यानी कि सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट हाफ सब्जेक्ट्स पर कानून बना सकते हैं, यानी कि उस पर दोनों कानून बना सकते हैं। लेकिन सेंट्रल गवर्नमेंट का जो कानून होगा, लॉ होगा, वो स्टेट गवर्नमेंट के लॉ पर यानी कि उसको प्राथमिकता दी जाएगी। सेंट्रल गवर्नमेंट के कानून को प्राथमिकता दी जाएगी, पहले उसी को माना जाएगा। अगर कोई मान लीजिए डाउट हुआ, कोई दिक्कत हुआ, तो सेंट्रल गवर्नमेंट के लॉ को माना जाएगा। वो कंकरेंट लिस्ट में जो सब्जेक्ट्स हैं उस पर। बाकी स्टेट लिस्ट पर स्टेट गवर्नमेंट ही बनाएगी कानून, लॉ जो है, और यूनियन लिस्ट पर यूनियन गवर्नमेंट यानी कि सेंट्रल गवर्नमेंट कानून बनाएगी, उसमें कोई डाउट नहीं है। लेकिन कॉन्करेंट लिस्ट पर जो है दोनों में से कोई भी बना सकता है। लेकिन अगर एक ही विषय पर दोनों सरकार हैं यानी कि स्टेट गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट कानून बनाते हैं, तो
सेंट्रल गवर्नमेंट के लॉ को जो है प्रेफरेंस मिलेगा। वापस कर दिया यस, पढ़ लिए ना उतना हम पढ़े हैं। पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, संसदीय शासन प्रणाली। पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, सरकार का संसदीय रूप या संसदीय शासन प्रणाली। द मेन फीचर ऑफ अ पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट इज दैट द कैबिनेट और द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स इज लीगली responsible to the legislature for its policies and acts. In India, the Prime Minister and other ministers are responsible to the Lok Sabha for their acts. The President has to act on the advice of the Council of Ministers. At the state level, the Chief Minister and his Council of Ministers are responsible to the Vidhan Sabha, the Legislative Assembly, for all their acts. देखिए, पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट यानी कि संसदीय शासन प्रणाली या सरकार का संसदीय रूप। इसका मतलब ये कि पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट की जो प्रमुख विशेषता है वो इसमें कैबिनेट और द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, मंत्री परिषद, क्या है, मंत्री परिषद, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, जो कानूनी तौर पर अपने नीतियों और कार्यों के लिए व्यवस्थापिका बोले तो लेजिस्लेचर के प्रति उत्तरदायी होते हैं। देखिए, हमने आपको बताया था और आप जानते भी होंगे, मुझे लगता है ऐसा, कि गवर्नमेंट के 3 ऑर्गन्स हैं, एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेचर, जुडिशियरी। एग्जीक्यूटिव बोले तो कार्यपालिका, लेजिस्लेचर मीन्स लेजिस्लेचर व्यवस्थापिका, एंड जुडिशियरी न्यायपालिका। राजन, क्या कर रहे हैं आप? स्टैंड अप, क्या कर रहे हैं? कुछ नहीं कर रहे हैं। तो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स यानी कि जो मंत्री परिषद है वह व्यवस्थापिका के प्रति उत्तरदायी है। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, लेजिस्लेचर, देखिए लेजिस्लेचर का काम है व्यवस्थापिका, जैसे नाम है व्यवस्थापिका, व्यवस्था करना, बोले तो कानून बनाना। क्या काम है? कानून बनाना। कार्यपालिका उसका पालन करवाएगी। आ रही बात समझ में? और जुडिशियरी अगर उसमें कोई मतलब दिक्कत होगा, यानी कि कोई सीधे नहीं मान रहा है कि जैसे मान लीजिए नॉर्मली कह दिया गया कि होमवर्क करके आइए, ठीक है, आप होमवर्क नहीं करके आए तो क्या हुआ? बोलिए, पनिशमेंट मिला। ये जुडिशियरी का काम है। किसका काम है? जुडिशियरी का, न्यायपालिका का। अगर आप ठीक ढंग से काम नहीं कर रहे हैं तो न्यायपालिका न्याय करेगी। हाँ, लेजिस्लेचर यानी कि व्यवस्थापिका कानून बनाने का काम करेगी, वही काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स वही कानून बनाएंगे। आ रही बात समझ में? फिर एग्जीक्यूटिव कार्यपालिका वह उस कानून का पालन करवाएगी, और जुडिशियरी जो पालन नहीं करेगा उनको दंड देने का काम करेगी। यानी कि न्याय करने का अधिकार जुडिशियरी को है। और हमारे देश में जो जुडिशियरी है, हमारे देश की न्यायपालिका, वह इंडिपेंडेंट है। क्या है? इंडिपेंडेंट यानी कि स्वतंत्र है। बात समझ रहे हैं? क्या बेटा?